हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम पढ़ने वाले हैं दिन और रात की घटना। ये हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उस पे चर्चा किया था एमसीक्यू के माध्यम से। जैसा आप जानते हैं कि मैं अब भी एमसीक्यू पढ़ाता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और मोस्टली मैं जो प्रश्न उठाता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ओके, और जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ उस पर हम पूरी तरीके से उसके फैक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, ताकि आपका एमसीक्यू करते करते आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। तो चलिए हम आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस गति के कारण होता है। मैंने ये सभी क्वेश्चन को बाइलिंगुअल में टाइप किया है, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि जो स्टूडेंट अगर उनको हिंदी समझ नहीं आती, अंग्रेजी समझ आती है, वो ये भी वीडियो देख सकते हैं, और जिन्हें सिर्फ हिंदी समझ आती है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, हमारा ऑप्शन देखते हैं। क्या है? परिक्रमण, मतलब अंग्रेजी में से रिवॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है घूर्णन, मतलब रोटेशन। तीसरा है अक्षीय झुकाव, मतलब एक्सियल टिल्ट। और ऑप्शन 4 है चुंबकीय बल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम आंसर की ओर बढ़ने से पहले हम इन सभी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि, और आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो में फैक्ट आता है, ओके, मैं उन सभी फैक्ट के ऊपर चर्चा करता हूँ। इससे क्या होता है ना, कि हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको रेवोल्यूशन के बारे में पूछ दे, या फिर रोटेशन के बारे में पूछ दे, या एक्सियल टिल्ट के बारे में पूछ दे, या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछ दे, तो आपको वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में मतलब आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे रिवोल्यूशन के बारे में, परिक्रमण के बारे में, कि ये क्या होता है। परिक्रमा मतलब पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की ओर जो है चक्कर काटती है, तो उसे हम परिक्रमा कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया सन। ओके, ये मान के चलते हैं कि ये सन है, तो पृथ्वी हमारा, ये पृथ्वी है, तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी, तो ये हो गया क्या, इसे कहते हैं हम परिक्रमण। तो परिक्रमण जब करती है तो इससे क्या क्या घटना होती है। ओके, तो परिक्रमण के कारण तो हम जानेंगे क्या, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, ऋतु परिवर्तन। और कौन सी घटना होती है, तो वर्ष की अवधि, जैसे कि इसी से हमारा क्या होता है, हमारे एक साल का निर्धारण होता है परिक्रमण के कारण। इसमें क्या होता है, फिर इससे क्या होगा, दिन और रात में की लंबाई में अंतर, है ना। जैसे कि सूर्य से दूरी और झुकाव के कारण क्या होता है कि अलग अलग समय पर दिन और रात क्या है, छोटे बड़े होते हैं, है ना। कहीं आपने देखा हो, कभी दिन छोटा होता है तो कभी रातें छोटी होती है, कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रातें बड़ी होती है। वो किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। दूसरा है हमारा रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ओके, जैसे कि मैंने बताया, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये एक तो रिवॉल्यूशन करती है, मतलब ये ऐसे, मतलब ऐसे करके ऐसे घूमती है। दूसरा क्या है, पृथ्वी भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, राइट। तो घूमते घूमते ये परिक्रमा करती है। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन या फिर रात होती है, फिर ज्वार भाटा होता है, और हवाओं और धाराओं की दिशा बदलती रहती है। तीसरा क्या है, हवाओं और धाराओं की दिशा बदलती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा आ गया है एक्सियल टिल्ट या अक्षीय झुकाव। तो अक्षीय झुकाव के कारण तो हमारे पृथ्वी पे कौन कौन सी घटना होती है वो हम पहले जान लेते हैं। जैसे कि अगर सूर्य की किरण जो होती है, झुकी है, मतलब पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री ना। 23.5 डिग्री पे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो झुकी रहने के कारण क्या है, कुछ घटनाएं होती है। जैसे कि कुछ घटनाओं में क्या होता है कि सूर्य का किरणें जो है, कभी तिरछी पड़ती है तो कभी सीधी पड़ती है। ओके, तो ध्रुवों पर दूसरी घटना क्या होती है कि ध्रुवों पर दिन और रात, 6 महीने का दिन, है ना। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात, है ना, दिन और रात होती है, की घटना घटती है, इसके कारण, जो एक्सियल झुकाव के कारण। ओके, फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स से कौन कौन सी की घटना घटती है, इसके कारण से कौन कौन से होते हैं, जैसे सौर पवनों से सुरक्षा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, सौर, है ना, पवनों से सुरक्षा करता है, सुरक्षा। दूसरा है दिशा सूचक, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपास हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिशा सूचक भी है ना, दिशा सूचक। और नेक्स्ट है, आपने एक घटना देखी होगी ऑरोरा, जो कि नॉर्थर्न एंड साउथर्न लाइट बोला जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे अरोरा ही लिख देता हूँ। ये सब घटनाएं जो है घटती है। तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट कॉजेज, मतलब द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ, मतलब किसके कारण, है ना, किस गति के कारण, पृथ्वी के किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र होता है। तो दिन और रात की घटना होती है किससे, तो घूर्णन गति से, राइट। जलवायु परिवर्तन होती है किससे, परिक्रमण के कारण। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो दिन और रात को विभाजित करता है। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन
दैट डिवाइड्स अ डे एंड नाइट। हमारा पहला है प्रधान मध्याह्न रेखा, मतलब जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइन। तीसरा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और चौथा है इक्वेटर। तो हम इसके सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा जो प्रधान प्राइम मेरिडियन होता है वो क्या होता है? ये प्राइम मेरिडियन क्या 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 होता है? वो 0 डिग्री देशांतर है। देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, जो कहाँ है, लंदन में है और ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जैसे कि आपने मेरा अक्षांश वाला लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ओके, और इसे क्या कहते हैं, ये मानक समय को निर्धारित करता है। और यह इसका मुख्यतः काम क्या होता है? ये पूर्वी गोलार्ध को, है ना, ये पूर्वी गोलार्ध को है ना, पूर्वी गोलार्ध को क्या है, पश्चिमी गोलार्ध से, है ना, पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध से क्या है, डिवाइड करता है। ये हमारा हो गया इसका मेन वर्क। दूसरा आ गया है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री देशांतर, है ना, 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसा कि हम प्राइम मेरिडियन जो को किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम पार करते हैं तो क्या हमारा तारीख बदल जाती है ना, डेट चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, डेट चेंज होता है। जैसे ये कोई भी रेखा है, वो सभी रेखा इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना। पृथ्वी पे उतनी लंबी रेखा खींचना मुश्किल होता है, इसलिए सभी रेखा जो भी मैं बता रहा हूँ क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, प्रदीप्त वृत्त, ये क्या होता है? देखिए, ये वो काल्पनिक रेखा होता है ना, जो पृथ्वी के प्रकाशित हिस्से को अंधेरे हिस्से से जो है अलग करता है। मतलब ये प्रकाश वाला हिस्सा है, ये प्रकाश वाला हिस्सा है, और ये क्या है, अंधेरा वाला हिस्सा है ना। तो ये एक लाइन जो होता है, ये लाइन, इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जैसे कि हमारा अर्थ है, इक्वेटर है हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ को क्या है, दो भागों में जो डिवाइड करती है जो लाइन, हम उसे इक्वेटर करते हैं। इक्वेटर का काम क्या है? उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी, है ना, दक्षिणी गोलार्ध से इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, राइट, दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करती है। तो जैसे कि हमने क्या देखा था कि पश्चिमी गोलार्ध को पश्चिमी और पूर्वी को कौन डिवाइड करता है? 0 डिग्री, मतलब प्राइम मेरिडियन, और इक्वेटर उत्तरी को दक्षिण से डिवाइड करता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो आप जो है कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हैं। तो वह कौन सी काल्पनिक रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है? तो हमारा ऑप्शन सी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी को एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड और लेता है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो आप देख लीजिए कि घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो वेयर इज द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ मैक्सिमम? ओके, देखिए, पोल पे बता रहा है, या कर्क रेखा पे बता रहा है, इक्वेटर पे बता रहा है, अंटार्कटिका पे बता रहा है। जैसे कि चलिए मैं पृथ्वी का मैप बनाता हूँ, तो हम इसको मानते हैं, ठीक ना, इक्वेटर। ओके, इक्वेटर हो गया। अब ये हमारा पोल हो गया ना, ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, 23.5 डिग्री पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे कहते हैं ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये हमारा हो गया मकर रेखा, मकर रेखा। ओके, ये भी 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ये होता है 23.5 डिग्री, है ना, साउथ होता है। ओके, नॉर्थ साउथ हो गया। इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं हम साउथ पोल, है ना, साउथ पोल। अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है कि सबसे मैक्सिमम गति कहाँ पे होगी, है ना, मैक्सिमम गति कहाँ होगी? तो सबसे मैक्सिमम गति होती है हमारा इक्वेटर पर। क्यों? देखिए, इक्वेटर जब ऐसे कर देखेंगे तो हमारा इक्वेटर का जो लाइन, मतलब परिधि अगर बात करते हैं, तो सबसे अधिक होती हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ में, मतलब ध्रुव पे, तो ध्रुव में जो पृथ्वी की मतलब घूर्णन की गति जो होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर तुलना कीजिए कि इसको मैं तुलना कीजिए, जैसे कि दो लोग हैं, ओके, तो लोग जो है एक ही घुरी पर घूम रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो केंद्र के पास है, मैं एक सर्कल लेता हूँ, एक सर्कल मान के चलिए ये घूम रहा है, राइट, परफेक्ट सर्कल नहीं है, फिर भी आप मान लीजिएगा ये परफेक्ट सर्कल है ना, कि ये एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, राइट, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना। तो एक व्यक्ति को क्या करना है, मान के चलिए कि ये जो है इधर से घूम रहा है, राइट, इधर से घूम रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ए, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है बी, मतलब उसके
परिधि पे। तो ये जब घूमना स्टार्ट करता है तो किसको ज़्यादा स्पीड से घूमना होगा, है ना? किस व्यक्ति को ज़्यादा स्पीड से रनिंग करना होगा? तो इस व्यक्ति को ना, इसको हमको इधर जाना है। ये व्यक्ति इधर दौड़ रहा है, ये भी व्यक्ति इधर दौड़ रहा है। तो किसको ज़्यादा स्पीड से दौड़ना होगा? तो इस व्यक्ति को, क्योंकि ये परिधि बड़ा है, कि सेंटर पे ये पॉइंट के इक्वल टू हो जाता है ना? इसी कारण क्या है, पृथ्वी की सबसे अधिक गति कहाँ होती है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? तो वो इक्वेटर पे होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो है सबसे कम स्पीड कहाँ होती है, तो वो पोल पे होती है, या तो फिर नॉर्थ पोल पे होती है, या तो फिर साउथ पोल पे होती है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए। नंबर 5 है, पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, है ना? तो हर जगह हमेशा दिन रहेगा, या आधा हिस्सा हमेशा गर्म रहेगा और आधा हमेशा ठंडा रहेगा, या ऋतुओं का परिवर्तन बदलाव जो है रुक जाएगा, या कुछ नहीं बदलेगा। तो देखिए, जब जैसे कि पृथ्वी है और उसने क्या किया, अपना मतलब घूमना बंद कर दिया। ओके, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। ठीक, तो मान चलिए पृथ्वी है, इसने अपना घूमना बंद कर दिया। ये हमारा इक्वेटर हो गया। ये एक लाइन में घुस खींच देता हूँ। ये हमारा मान चलिए कि सूरज यहाँ है ना? सूरज हमारा ये है और ये जो है प्रकाश डाल रहा है। तो इससे क्या होगा, देखिए कि ये पार्ट जो रहेगा, ये पार्ट हमेशा मतलब इस यहाँ पे दिन रहेगा और ये पार्ट हमेशा रात रहेगा, राइट? तो ये पार्ट दिन, चूंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ रही है और पृथ्वी घूम भी नहीं रही है, तो नहीं घूमने के कारण क्या होगा, ये पार्ट जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और ये पार्ट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है कि आधा हिस्सा हमेशा गर्म और आधा हमेशा ठंडा रहेगा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइडरियल दिवस क्या होता है? व्हाट इज साइडरियल डे? तो सूर्य के सापेक्ष घूमना, रोटेशन रिलेटेड टू सन, या तारों के सापेक्ष घूमना, रोटेशन रिलेटेड टू स्टार्स, या चंद्रमा के सापेक्ष घूमना, या एक साल का समय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारों के सापेक्ष घूमना को साइड रियल दिवस कहा जाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात की लंबाई में अंतर किस वजह से होता है? ओके, दिन और रात में लंबाई अंतर किस वजह से होता है? तो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज काउज्ड बाय, किसी कारण होता है? पृथ्वी के आकार के कारण, या अक्ष झुकाव और परिक्रमण के कारण, या चंद्रमा की गति के कारण, या समुद्र धारा है? तो जैसा कि मैंने पहले वाले सबसे पहला जो डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था, राइट, कि किस चीज़ के कारण मतलब कौन कौन सी घटनाएं होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सियल टिल्ट और रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि दिन और रात की लंबाई में अंतर किस वजह से होता है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए फिर से मैं इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि हो गया रिवॉल्यूशन के कारण, ओके, मतलब पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण। ओके, तो परिक्रमण के कारण कौन सी घटना होती है? तो ऋतु परिवर्तन होती है, मतलब मैं सीजन ना, सीजनल चेंज होती है, या वर्ष की अवधि में क्या है, एक साल का निर्धारण होता है, या फिर क्या है, दिन और रात की लंबाई में अंतर, है ना? दिन और रात की लंबाई लंबाई में अंतर, राइट? दिन और रात की लंबाई में अंतर रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सियल टिल्ट के कारण। एक्सियल टिल्ट के कारण मैंने क्या बताया था कि सूर्य की किरणें का जैसे एक्सियल टिल्ट मतलब झुकाव जो होता है ना, तो सूर्य जो है मतलब पृथ्वी जो झुका हुआ है ना, तो मतलब इस प्रकार झुका हुआ है, तो झुके हुए के कारण क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि कहीं पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कहीं पर सीधी होती है। फिर दूसरा क्या होता है कि ध्रुव पर 6 महीने का दिन और रात होता है, मतलब क्या हुआ कि दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है ना। तो इसके इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव पर लगभग कितने समय तक दिन रहता है ना? कितने समय तक दिन रहता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में। अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव के प्लेस पे दक्षिणी ध्रुव भी होता है तो यही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इक्विनोक्स मतलब विषुव। ओके, इक्वी मतलब इक्वल होता है, नॉक्स मतलब दिन और रात का बराबर होना। ओके, पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? तो दिन और रात की अवधि क्या होती है, मतलब दिन बड़ा होता है, रात बड़ी होती है, या दोनों 12-12 घंटे के होते हैं? तो ये इक्विनोक्स जब होता है तो दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है, राइट? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, 12-12 घंटे के होते हैं। दोनों का मतलब है यहाँ पे दिन और रात की चर्चा की गई है। तो विषव की स्थिति मतलब जब दिन और रात क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो एक साल में 2 बार ऐसी स्थिति जो है हमारे पृथ्वी पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कब होगी? जब मतलब कि प्रकाश की किरण जो है सीधा भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे पड़ती होगी, तभी ये स्थिति जो है बनती है, राइट? तो ये स्थिति कब होती है? तो एक तो हमारा हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात पृथ्वी पे बराबर होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, है ना, ये क्या होता है कि बसंत और शरद ऋतु के या आगमन के संकेत होते हैं, राइट? हमारा एक और जो कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब कि जैसे हमने पढ़ लिया कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो कभी ऐसा भी तो स्थिति उत्पन्न होता होगा कि कभी दिन बराबर, कभी दिन बड़ा हो गया, है ना, तो कभी ये क्या हो गया, रात बड़ा हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध का, है ना, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब सबसे बड़ा दिन, है ना,
बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन कब होगा, जब पृथ्वी की मतलब सूर्य की किरण जो है मकर रेखा पे पड़ेगी, जैसे कि यहाँ कर्क रेखा पे पड़ेगी, तो उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा दिन होता है ना, जैसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं या समर सोल्स्टाइस कहते हैं। तो ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति होती है 21 जून को, है ना, 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब इसी से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसा कि मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है, 21 जून को, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, तो 21 जून को ही होगा, राइट। उसी प्रकार पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध का, है ना, ये तो हो गया। तो फिर क्या पूछा जा सकता है कि जैसे कि सेम दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, तो कब होगा, तो 22 दिसंबर को हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है ना, दिन रात की अवधि क्या क्या होती है, तो ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट। तो 12-12 घंटे के होते हैं, और ये स्थिति कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होती है, जब सूर्य की रेखा है ना, सूर्य की किरण कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा पे पड़ती है, तो ये स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है ना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारा ये पृथ्वी जो है घूमती है। और हमेशा सूर्य उदय कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में जो है, ईस्ट में हमारा क्या होता है, सूर्य का उदय होता है। और वेस्ट में कहाँ होता है, सूर्य अस्त होता है, राइट। लॉजिकल थ्योरी ऑफ अर्थ, ओके। पृथ्वी का भूगर्भिक सिद्धांत से मैंने 10 और कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, टोटल मिला के हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत मतलब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, हु प्रपोज द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस प्रश्न का देखते हैं क्या है, तो हैरी हैस है या अल्फ्रेड वैगनर है या मॉर्गन है या आर्थर हॉलमिस है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्फ्रेड वैगनर। हमने ये जान लिया है। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं थोड़ा सा जो है इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको प्रपोज करने वाले का नाम था अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर बताते हैं कि 200 से, है ना, 300 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, क्या होता है कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो मान चलिए कि एक महाद्वीप है, ओके, ये महाद्वीप है, और क्या है, एक विशाल भूभाग थे जिसे पैंजिया कहते हैं ना। एक महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक विशाल भूभाग बनते हैं ना, महाद्वीप को हम उस टाइम क्या कहते थे, पैंजिया। तो मैं लिख देता हूँ पैंजिया, पैंजिया कहते थे। और इसके चारों ओर मान के चलो कि ये हो गया महासागर, है ना, एक बहुत विशाल महासागर था जिसे हम बोलते थे पैंथलासा, के। उन्होंने ऐसा बताया कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जो एक साथ जुड़े हुए थे, उसको हम पैंजिया बोलते थे। और एक क्या था, इस विशाल महासागर, इस विशाल महाद्वीप के चारों ओर, है ना, इस महाद्वीप के चारों ओर क्या एक विशाल महासागर था जिसे हम क्या क्या कहते थे, पैंथलासा। अब क्या हुआ, 200, जैसे कि हमने बात कर रहा था, क्या 200 मिलियन पहले ये दोनों हिस्सों में टूट गया। ये दोनों क्या हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। तो जब टूटना स्टार्ट किया तो ये 2 भागों में टूटा। तो ऊपर का भाग मान चलिए कि ये एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, है ना। ये पार्ट है किसका, तो देखते हैं। तो ये जो बन गया लौरेशिया, उत्तरी पार्ट में जो बना लौरेशिया बोलने लगा उसको, लौरेशिया उन्होंने बताया लौरेशिया है। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बताया, वाना लैंड, ओके, गोंडवाना लैंड। अब देखिए उत्तरी भाग जो लौरेशिया उन्हें बताया, जो आज का प्रेजेंट टाइम का जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, है ना। उत्तरी अमेरिका तो हम नॉर्थ, है ना, नॉर्थ अमेरिका का लिख देता हूँ शॉर्ट में, नॉर्थ अमेरिका प्लस कौन था, यूरोप था, है ना, यूरोप प्लस एशिया ना, ये सब शामिल थे। गोंडवाना लैंड में कौन से देश शामिल थे, तो आज की जो है साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्लस भारत हो गया, है ना, इंडिया हो गया। तो इन्होंने क्या बताया था कि एक जो पार्ट टूटा था वो लॉरेशिया हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया, है ना। तो लॉरेशिया के अंदर कौन से पार्ट आ रहे थे, तो नॉर्थ अमेरिका आ रहा था, यूरोप आ रहा था और एशिया आ रहा था। और गोंडवाना लैंड के अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, एशिया और भारत का पार्ट आ रहा था। अब उन्होंने इस
इसके बारे में क्या बताया, मतलब कि इसके मतलब उन्होंने इस चीज़ को कैसे प्रूव किया, तो वो बताते हैं जिग्स ऑफ फिट। जिग्स ऑफ फिट क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो आपने अगर मैप देखा होगा तो ध्यान से, वो बताते हैं कि आज आज के समय का जो दक्षिण अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के तट को देखेंगे तो वो एक साथ जो है एक पहेली के टुकड़ों की तरह वापस में जुड़ जाते हैं। दूसरा बताया गया, उसने बताया कि जीवाश्म के बारे में कि मेसोसोरास जैसे जीव केवल दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलते हैं, जो बताते थे कि ये कभी जुड़े हुए थे। और तीसरा है कि चट्टानों की समानता, फिर जलवायु परिवर्तन, है ना, इस टाइप के बताए थे। लेकिन जो है ये थ्योरी जो है वैगनर जो दिया था, ये थ्योरी हो जाता है फेल। क्यों? कि वैगनर जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये जो प्लेट जो टूटे थे, है ना, 200 है ना मिलियन ईयर्स एगो, वो कैसे टूटे थे। ओके, तो ये हुआ इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जैसे जैसे फैक्ट आते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं फैक्ट के ऊपर चर्चा करते जाऊंगा और ये सभी आपका सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर का नाम क्या था। जैसे कि मैंने बताया कि पेंजिया था, पेंजिया क्या था, महाद्वीप था ना, महाद्वीप को वैगनर ने बताया। इसके ऊपर एक महासागर था जिसे हम क्या कहते हैं, पैंथ, है ना, लाशा, पैंथलाशा कहते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, पैंथलाशा। और पैंथलाशा के टूटने मतलब ये जब महाद्वीप टूटे तो ये सब सागर का तैतीसी हो गया, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, इन सभी का निर्माण हुआ। तो ये सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्लेट, है ना, विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। वो फर्स्ट यूज द टर्म क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा आता है विल्सन, मैकेंजी, वैगनर या हेस। तो इस पर का सही आंसर है विल्सन, है ना, विल्सन जे टूजो विल्सन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 14 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट इन क्रस्ट। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम पृथ्वी के मतलब की बनावट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पृथ्वी का जो सबसे बाहरी होता है ना परत, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जैसे कि भूपट्टी हो गया, है ना, क्रस्ट हो गया। उसके बाद आता है, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सब आपको शायद पता होगा, फिर भी क्या है रिवीजन के लिए मैं सब कुछ को फिर से बता देता हूँ। और तीसरा हमारा आ गया कोर। तो थोड़ा सा हम जो है संक्षिप्त मतलब क्या है ना जानेंगे इसके बारे में कि भूपट्टी क्या है। तो भूपट्टी जो क्या है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी जो है ना, बाहरी और सबसे पतली परत है ना। ये क्या है, बाहरी भी है, बाहरी भी हिस्सा है और पतली भी है, पतली भी है। जो देखिए, और इसको क्या है, क्रस्ट को इसी कारण से हम क्या है दो भागों में क्या है, क्रस्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि महाद्वीप परत हो गई और महासागरीय परत होगी। महाद्वीप परत कौन सा है, जिसपे जो लैंड का पार्ट है और जो सागर का पार्ट है मतलब जो ओशियन के अंदर है, उसे महासागरीय परत कहते हैं, है ना। तो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, द्वीप वाला पार्ट, जैसे कि मैंने लिख दिया द्वीप वाला पार्ट और सागर वाला पार्ट। तो द्वीप वाला पार्ट है, वहाँ पे द्वीप वाला पार्ट जो बना होता है वो क्या होता है, ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट ना, ग्रेनाइट क्या दिखता है। और सागर वाला पार्ट में बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है ना, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। अब जो हम जानेंगे क्या है, इस तत्व में क्या मुख्य रूप से सियाल होता है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल क्या है, भूपट्टी के मतलब क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ओके, और इसमें क्या है, सीमा पाया है, मतलब ये जो है सीमा मतलब इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, राइट। इसमें सिलिकॉन और सीमा बोलते हैं, जो याद करने में थोड़ा ईजी हो, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा कोर, है ना, कोर जो है सबसे इंटरनल वाला हिस्सा होता है, जिसमें कोर में अधिकता क्या होता है, निफे का, है ना, निकेल प्लस फेरम, निकेल प्लस फेरम, एन आई से निकेल और फेरम, एफ से फेरम होता है, फेरम मतलब ये लोहा कहते हैं। सीमा परत में कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि एसआई में सिलिका और मैग्नीशियम, है ना। तो सिलिका है और मैग्नीशियम, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। सिलिका एल्युमिनियम है तो ये नहीं है, सिलिका चांदी है नहीं है, सिलिका मैग्नीशियम नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। 16 है, एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है, व्हाट इज द एस्थेनोस्फीयर लोकेटेड, वेयर इज द, सॉरी। तो आंतरिक कोर में होता है, ऊपरी मेंटल में होता है, निचली क्रस्ट में होता है, या बाहरी क्या है कोर में होता है, राइट। तो एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित होता है, ये स्थित होता है ऊपरी मेंटल में। ओके, जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या होता है, कोर होता है, राइट। कोर के बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है क्या होता है, नहीं क्रस्ट होता है सबसे पहले, सॉरी मैं
क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, तब होता है कोर का जगह आता है, राइट। तो कोर में है जैसे कि आप अगर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से मतलब कि गहराई में जाके पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो क्या होता है कि मेंटल है ना, मेंटल जो है, मेंटल का इसका ऊपरी परत थोड़ा नरम होता है और पिघली हुई अवस्था में होता है, ठीक है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ओके, इसी पर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है, तैरती है, जहाँ पे किस पे तैरती है, टेक्टोनिक प्लेट तैरती है, कहाँ होता है, मैग्मा, है ना, मैग्मा ना, मैग्मा पे टेक्टोनिक प्लेट जो है तैरती रहती है। और इसमें क्या पाया जाता है मेंटल में, मेंटल में अधिकता क्या है, तो HIM सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, और इसकी गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर होती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानेंगे। हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया है, ऑप्शन बी है 17। अब सारी प्लेट किनारों डाइवर्जेंट बाउंड्री से निर्मित होता है। व्हाट इज फॉर्म बाय डाइवर्जेंट बाउंड्री, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, मिड ओशियनिक रिज होता है, डीप ट्रेंचेस होता है, या वोल्केनिक आर्क होता है। ओके, सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब मध्य महासागरीय कटक, मतलब मिड ओशियनिक रिजेस का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आया है कि अगर आप देखेंगे तो चट्टानें जो कैसे बनती है, ये दो प्लेट होती है ना, तो वो तीन प्रकार से मतलब आपस में क्या है, बिहेव करती है। जैसा कि आप देखेंगे कि मान चलिए कि प्लेट ए है और प्लेट बी है, राइट। तो प्लेट ए अगर एक दूसरे की ओर आती है, राइट, अगर एक दूसरे की ओर आए तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी या कन्वर्जेंट, राइट। तो इससे क्या होता है, पर्वत, खाई और क्या है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है ना। जैसे कि हिमालय, हिमालय इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट या अभिसारी। तो मैं लिख देता हूँ, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी। तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ है ना, हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि प्लेट जब एक दूसरे के विपरीत जाती है, एक दूसरे के विपरीत जाती है, एक दूसरे के विपरीत जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बोलेंगे, है ना, क्योंकि एक दो प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत जाती है। तो जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो क्या होता है, सबसे पहले मिड और ओशियनिक, जैसे कि ये प्लेट है, मान चलिए एक प्लेट यहाँ पे है, राइट, और ये दोनों सटी हुई है। अब एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो इस दोनों के बीच में क्या, खाई बन जाएगा, खाई बनेगा तो इसी में जो अंदर में मैग्मा जो रहती है तरल अवस्था में, वो जो है बाहर निकलती है। तो क्या होता है, मिड ओशियनिक रीजन का निर्माण होता है। दूसरा क्या हुआ, रिफ्ट वैली, रिफ्ट मतलब भ्रंश बोलते हैं, मतलब जमीन का धस जाना, राइट। तो ये जमीन देखिए, अगर मैग्मा नहीं निकला तो ये जमीन क्या है, धस जाएगा ना, इस प्रकार खाली हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। जैसे पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी जो है इसी प्रकार से बना है। और तीसरा होता है हमारा कि एक दूसरे के हम कंडीशन 1 और 2 और क्या हुआ 3, थर्ड नंबर कंडीशन क्या हुआ, जब एक प्लेट है ना, मान चलिए ये एक प्लेट है, ये है, और ये दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों से ना तो आपस में टकरा रहे हैं, ना तो दूर जा रहे हैं, ये दोनों क्या सट के मतलब साइड से क्रॉस करते हैं। तो साइड से जब क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, ना तो क्या होता है, ना तो किसी पर्वत का निर्माण होगा, कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं होता है, लेकिन क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन इससे होता है, क्योंकि जब एक दूसरे से क्या है सट के निकलते हैं तो देखने को हमें क्या मिलता है, भूकंप, है ना। तो ये हो गया इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट को 3 नंबर की हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज हिमालय। तो हिमालय हमारा है नवीन, है ना, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए रेसिडुअल माउंटेन का क्या है, अरावली, है ना, अरावली जो अभी क्या था, बहुत ज़्यादा चर्चे में था, राइट। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है कि वॉल्केनो से बना होता है ना। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक इस टाइप का बना होता है। तो हम देखिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, नवीन बलित पर्वत माउंटेन, जैसे कि दो प्लेट है, जैसे अभी लास्ट वाला वीडियो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, दो प्लेट है, दो प्लेट क्या है, आपस में जब टकराते हैं तो क्या बनता है, हिमालय बनता है। मान के चलिए कि ये प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रहा था, जो भारी प्लेट होती है ना नीचे दब जाती है, राइट, नीचे दब जाएगी। तो और भारी कौन सी प्लेट हो गया, तो ओशियनिक प्लेट जो होता है हमेशा भारी होता है, राइट। तो वो प्लेट जो है नीचे दब जाएगी तो ये पार्ट जो है ऐसे उड़ जाता है, तो हिमालय का निर्माण होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब, ओके। तो जैसे कि फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन भी क्या है, जैसे मैंने बताया नवीन फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन, तो ये ना हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन का एक प्रकार है। तो जैसे मैंने ये घटना बताया कि एक प्लेट है, दो प्लेट है, दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे की ओर आती है तो क्या है, जो प्लेट भारी रहती है वो जमीन के अंदर मतलब नीचे चली जाती है, जो प्लेट हल्का होती है वो ऊपर चली जाती है, इससे क्या है, पर्वत का निर्माण होता है, राइट। तो ब्लॉक पर्वत भी इस क्या है, ब्लॉक पर्वत इसी प्रकार से बनता है, राइट। अब देखिए कि ब्लॉक पर्वत में है ना कौन कौन सा मतलब यंग फोल्डेड माउंटेन है, जैसे कि मैंने एक बताया हिमालय का, यहाँ पे तो हिमालय का बारे में दिया गया। हिमालय के बाद क्या है, आल्प्स, है ना, आल्प आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है, वो भी यंग फोल्ड माउंटेन का है। जैसे कि रॉकीज हो गया, रॉकीज, उसके बाद एंडीज का होता है, एंडीज, एंडीज जो कि दक्षिण क्या है, अमेरिका में है। ये है हमारा फोल्ड माउंटेन। जैसे कि और ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल, जैसे कि रेसिडुअल माउंटेन के बारे में मैंने बताया, अरावली है। तो ये है अरावली और यूराल पर्वत और अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, ये सब पर्वत का एग्जाम्पल हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र कहाँ पैदा होता है। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बता रहा था, मैंने बताया कि सबसे ऊपरी परत क्या होता है, क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर आता है, राइट। तो कोर में क्या पाया जाता है, नीफे पाया जाता है ना,
कोर में क्या पाया जाता है? कोर में पाया जाता है नीफे। नीफे मतलब निकेल, और फेरम, है ना, फेरम मतलब निकेल और लोहा। तो हमारा बाहरी परत मतलब आउटर कोर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि टेथिस सागर से किस पर्वत का उत्थान हुआ है? तो टेथिस सागर से किस पर्वत का उत्थान हुआ है? तो ऑप्शन बी है आल्प्स और हिमालय का, ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आल्प्स और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यंग, है ना, फोल्ड माउंटेन, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आल यहाँ पे एंडीज़ के बारे में दिया गया है ना। तो एंडीज़ किस क्या है? ये एंडीज़ भी यंग फोल्ड माउंटेन है। एंडीज़ है कहाँ पे? तो ये क्या है? साउथ अमेरिका में है। इसका हमेशा लोकेशन जो है याद रखिएगा। ओके, आल्प्स के बारे में बात करें तो ये यूरोप में है, यूरोपी, यूरोप में है। और हिमालय तो जानते हैं कि नेपाल में हो गया। और रॉकीज़ कहाँ हो गया? तो रॉकीज़ पर्वत माला जो है ये है उत्तरी अमेरिका में, है ना, तो नॉर्थ अमेरिका में है। और यूराल कहाँ पे है? तो यूराल है रशिया में, रशिया में। आप इस सभी चीज़ को याद करके कहाँ नीफे परत कहाँ होती है? तो नीफे परत कहाँ होती है? तो नीफे परत होती है कहाँ पे? कोर में, राइट। तो नीफे परत होती है कोर में, ऑप्शन ये हमारा। कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन महासागर में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 23 पे आते हैं। सबसे पहला भूगर्भिक युग कौन सा था? तो सबसे पहला भूगर्भिक युग था प्री कैम्बियन, ना, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत की पुष्टि किसने की? वो कन्फर्म द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा है हैरी हेच ने सी फ्लोर थ्योरी को जो है कन्फर्म किया था। अब सी फ्लोर थ्योरी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए सी फ्लोर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि ये थ्योरी बताती है कि कैसे महासागर का तल फैलता और नई समुद्री सतह का निर्माण होता है। इस चीज़ को किसने बताया? तो हैरी हैश ने बताया। अब मैं जो है इस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। मान चलिए कि ये एक बहुत बड़ा प्लेट है, राइट। अब प्लेट है तो ये जो है ये प्लेट जो है डाइवर्जेंट, ये प्लेट जो है अलग होती है, राइट। ये प्लेट यहाँ आ गई, ये प्लेट यहाँ आ गई। अब देखिए नीचे जो है मैग्मा तैर रही, तो मैग्मा तैरने के बाद जो है मैग्मा इस चीज़ को भर देगी, राइट। मैग्मा ऊपर आएगी। तो क्या होगा कि मैग्मा जब ऊपर आएगी तो जैसे जैसे मैग्मा ऊपर उठता है ना, तो यहाँ पे एक सतह का निर्माण हो गया। ओके, तो क्या वो इसी को देखिए समुद्र का सतह फैल रहा है। पहले तो इसका एरिया ये था, राइट, लेकिन फिर यह क्या फैला? तो फैला, मान चलिए कि ये प्लेट यहाँ पे रहा, ये टूट के आगे यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो, इस एरिया को मैग्मा ने पूरा फुल कर दिया। देखिए पहले इतना था दूरी, लेकिन इतना हो गया, राइट। तो यही को कहते हैं कि समुद्र का जो है सतह क्या है, कैसे फैल रहा है। तो इसी फैलने से क्या बनता है? मिड ओशियानिक रिज बनता है ना, जिसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है गोंडवाना लैंड से कौन सा महाद्वीप अलग नहीं हुआ? विच कंटिनेंट डिड नॉट सेपरेट फ्रॉम गोंडवाना लैंड? देखिए सबसे पहले हम क्या जानते थे कि पहले क्या होता है? पैंजिया था। पैंजिया जो किसको कहते थे? ये, है ना, महाद्वीप, महाद्वीप वैगनर ने बताया था। ये हो गया पैंथलासा, है ना, पैंथलासा, पैंथलासा हो गया। अब ये जो क्या 200 मिलियन ईयर से 200 मिलियन ईयर एगो क्या हो, ये मतलब टूटना अलग होना शुरू हो गया। ये बन गया, है ना, यूरेशिया बन गया। एक दूसरा क्या हो, गोंडवाना लैंड हो गया। तो पूछा जा रहा है कि गोंडवाना लैंड से कौन सा महाद्वीप अलग नहीं हुआ, राइट। गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट नहीं था? तो जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका जो है किसका पार्ट था? यूरेशिया का पार्ट था, है ना, यूरेशिया का पार्ट था। तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। जब फर्स्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप इजी तरीके से दे सकते थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वी की सतह का सबसे नया भूगर्भिक युग कौन सा है? तो है चतुर्थ, है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सेवन है कि सैन एंड्रियास फोल्ड किस प्रकार की प्लेट सीमा है ना। तो सैंडियास किस प्रकार का ट्रांसफॉर्म, है ना, रूपांतरण का प्रकार है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है कि मोहो, है ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी किन दो परतों को अलग करती है, राइट। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किस परत को अलग करेगी? तो भूपट्टी और मेंटल को अलग करती है। इस पर जब हम पृथ्वी के सतह के बारे में बात करेंगे, इस पर भी एक मैं जो है क्या है डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज हम बस इतना ही जान लेते हैं कि भूपट्टी और मेंटल, इसमें क्या है, बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी होते हैं, 4-5 लगभग। तो उन सभी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। डेक्कन ट्रैप भारत का निर्माण किस युग में हुआ ना, इन विच ईरा वे डेक्कन ट्रैप्स मतलब बना था? तो ये इस प्रश्न का होता है क्रेटेशियस, है ना, पीरियड। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, हमको उन्हें याद ही करना पड़ता है, राइट। तो ये उन सभी क्वेश्चन में से एक है, तो हमको याद करना पड़ता है। ओके, इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर का तापमान कितना बढ़ता है ना। 32 मीटर पर हर एवरी 32 अगर मीटर जाएंगे पृथ्वी के अंदर तो क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने किया 30 क्वेश्चन। आप अपने, है ना, कमेंट में कर सकते हैं आप 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आप कितने प्रश्न जानते थे, तो अपना स्कोर लिखिए
स्कोर लिखिए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में से। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए मेरा वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। ओके।